नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। एक अनुभव व्यक्तिगत हमारा स्वयं का वो कुछ एपिसोडों में हमने साझा भी किया है और समय समय पर हम साझा करते भी रहते हैं और उसको बताना भी जरूरी होता है समय समय पर। तो आज पुनः जो है उसको साझा हम करते हैं। देखिए, जब हम ये उच्चारण करते हैं कि हमारे भारतीय भाई बहन, यहीं से शुरुआत होती है। तो यूँ मानिए कि जैसे आप प्रभु राम को भजते हैं, प्रभु कृष्ण को भजते हैं या अल्लाह को भजते हैं, गॉड को भजते हैं, वाहिगुरु को भजते हैं, जो एक आध्यात्मिक सुख, स्पिरिचुअल ब्लिस की अनुभूति होती है, आप यकीन माने हमको जब मैं उच्चारण करता हूँ हमारे भारतीय भाई बहन या हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, उसी प्रकार की एक स्पिरिचुअल डिवाइन ब्लिस की अनुभूति हमको होती है। ये मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि जब हमको इस अनुभूति होती है तो फिर और क्या ये सत्ता फला इत्यादि की कोई बात नहीं है। देखिए, सत्ता तो एक प्रक्रिया के तहत उसकी एक स्टेज है। अब कुछ लोगों के लिए सत्ता अंतिम लक्ष्य है। सत्ता के द्वारा वो क्या कर रहे हैं ये इस देश की जनता देख रही है। वो सत्ता ही उनका हासिल करना उनका अंतिम लक्ष्य होता है और वो सत्ता के द्वारा कैसी कैसी हरकतें जो है इस भारतीय समाज विरोधी और भारत विरोधी हरकतें वो में सक्रिय रहते हैं, लिप्त रहते हैं। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि चुनाव के बाद सत्ता उसकी एक स्थिति, एक स्टेज होती है, उपकरण होता है और असल काम होता है कि उस सत्ता के उपकरण के द्वारा देश का संचालन करना और अपने आवाम की खिदमत डिफरेंट डिलीवरी सिस्टम से और अपने आवाम को किस इज्जत की निगाह से देखते हुए वो जो डिज़र्विंग उसकी माने पात्रता है अपने देश में, वो इज्जत जिसकी वो हकदार है, वो इज्जत उसको बख्शते हुए उसकी खिदमत करना। और खिदमत इस प्रकार की, कोई भी हमारा जो भारतीय भाई बहन है, मान लीजिए वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है भी या वैसे भी आर्थिक रूप से या किसी रूप से भी अब मजलूम है, कमज़ोर है, तो उसको ज़रा भी एहसास न हो
कि ये व्यवस्था, यह देश या देश की व्यवस्था उसके लिए नहीं है, ये जरा भी। और यही सबसे बड़ी पहचान है किसी भी व्यवस्था की, कि जिसमें उसको एहसास हो कि ये इस देश की, यह देश और उसकी व्यवस्था उसका उतना ही ख्याल करती है जितना औरों की। तो ये सबसे बड़ी कसौटी होती है शासन की, व्यवस्था की और उसके डिलीवरी सिस्टम की। तो कुछ इसी तरह का एक आउटलाइन और इंट्रोडक्टरी आइडिया, एक खाका नमूना यह हम अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के साथ साझा करना चाहते हैं। और सेवा के विषय में कुछ विषय बताए गए थे पिछले कुछ एपिसोड में, और ख़ास करके हमारे गांव गिराज के जो हमारे भारतीय भाई बहन हैं, उनमें 2-3 अभिशाप बहुत ज़्यादा हैं। एक अभिशाप है कि उनको छोटे छोटे कामों के लिए, छोटे छोटे काम मतलब जब उनको कोई कागज़ या सर्टिफिकेट उनको ये प्राप्त करना होता है तो तहसीलों का चक्कर लगता है, और जबकि तहसील में महज दो ही, मैंने एक तहसीलदार होगा, एक नायब तहसीलदार होगा, एक एसडीएम होगा, लेकिन एक कागज़ लेने के लिए 10 चक्कर लगते हैं, पैसे लगते हैं। उधर वो वकीलों का एक जमावड़ा रहता है, वो उनकी फीस अलग होती है, और ये काफ़ी दुखड़ा रहता है। और उसी प्रकार यदि कोई सर्टिफिकेट या कागज़ हासिल करना है ब्लॉक ऑफिस से या थाने से या बिजली दफ्तर से और डीएम ऑफिस से, तो इसी तरह की परेशानियां हमारे गांव गिराज को अमूमन झेलनी पड़ती है। तो इसी के समाधान के लिए भारतीय जनता, हालांकि ये चीज़ें विस्तार से बताना संभव नहीं है यूट्यूब के माध्यम से, लेकिन उसका एक नमूने की जानकारी देना आवश्यक है। तो उसी संबंध में ये कहा जा रहा है। तो उसके लिए जो भारतीय आवाम ताकत दल ने जो योजना सोच रखी है, उसका नाम है कि यह इस तरह की सेवा आपके दरवाजे पर। दरवाजे से मतलब यह है कि पंचायत का जो दफ्तर है, ग्राम पंचायत है ना, तो वहीं पर आपको जिस तरह की सर्टिफिकेट चाहिए, कागज़ चाहिए, उसकी दरखास्त आप वहीं पर डालेंगे। और एक कॉल सेंटर की भी व्यवस्था होगी वहाँ पर। कॉल सेंटर से मतलब यह है कि उसको रिंग करके ये पता हो सकता है कि यदि हमको फलां सर्टिफिकेट की आवश्यकता है तो किन किन कागज़ों की आवश्यकता होगी, तो उन कागज़ों के साथ ही जो है वो दरखास्त आप उसी पंचायत के दफ्तर में ही जमा करेंगे। अब एक संचार व्यवस्था उस पंचायत के दफ्तर से वो तहसील को या थाने को या ब्लॉक को या बिजली दफ्तर भी मान सकते हैं, या आपका वो जो डीएम ऑफिस है, एक प्रभावकारी संचार व्यवस्था के जरिए जो कि स्थापित करना होगा। और वो कागज़ उन दफ्तरों से बन करके नियत समय के अंदर वो फिर बन करके उसी ग्राम पंचायत के दफ्तर में आ जाएगा, और वहीं से हमारे जो गांव में रहने वाले भारतीय भाई बहन वहीं से कागज़ उठा लेंगे, बगैर किसी परेशानी के, बगैर कोई पैसा खर्च किए हुए, बगैर किसी को रिश्वत दिए हुए। ये तो इस तरह की योजना भारतीय जनता दल ने जो उनके इस तकलीफ को दूर करने के लिए उसके पास वो सोच रहा है और उसके पास है। लेकिन इतना जान लीजिए, क्योंकि ये नई व्यवस्था है, यदि कोई सोचता है कि ये जैसे बिजली का बल्ब होता है, आपने स्विच ऑन कर दिया तुरंत हो गया, ऐसा नहीं है। वो एक नई व्यवस्था है, वक्त लेगा। पहले तो उसका एक पायलट प्रोजेक्ट वो चलाना होगा, उसमें क्या दिक्कतें होती, कितना सफल होता है, वो करने के बाद यह स्थापित होगा। तो ये हो जाएगा। इस बात एक दिक्कत तो उनकी इस तरह की है। दूसरी उनकी दिक्कत है मुकदमेबाजी, बिला वजह का। कुछ मुकदमेबाजी जो है कुछ छोटी छोटी बातों के लिए या संपत्ति के लिए हो सकती है,
या फैमिली फ्यूड्स, आपसी माने पारिवारिक झगड़े भी होते हैं। और आपराधिक मामले, तो आपराधिक मामलों के पहले आपराधिक मामले के विषय में ये पहले भी कई बार स्पष्ट किया जा चुका है कि शासन व्यवस्था या उसके तहत जो है पुलिस की व्यवस्था ऐसी हो कि न्याय और सुरक्षा और सम्मान मौके पर, मतलब कि सख्ती के आधार पर, सख्ती में क्या है, उसमें नियम पालन और कानून पालन भी है, सख्ती भी है, और उसके साथ शासन व्यवस्था की निष्पक्षता। ये बार बार बताया भी गया है और ये बताना आवश्यक भी होता है कि सख्ती का पहला जो आवश्यक एक गुण जो होना चाहिए वो निष्पक्षता है। यदि वो निष्पक्ष नहीं है तो सख्ती जो है वो बेकार हो जाती है। और चुस्त दुरुस्त शासन व्यवस्था के द्वारा न्याय जो है वो आपको आपराधिक मामले में वो आपको मौके पर ही मिलेगा। और या दूसरे शब्दों में आप यूँ समझ लीजिए कि खौफ जो है वो अपराधियों के दिमाग में रहेगा, हमारी आवाम बेखौफ रहेगी। वो अपराध कोई करने के पहले 100 बार 1000 बार वो सोचेगा। तो ये न्याय व्यवस्था है आपराधिक मामले में। तो आपराधिक मामले में न्याय देने की पूरी जिम्मेदारी जो है वो सरकार की और उसकी व्यवस्थाओं की और पुलिस की है। तो इस तरह के जो आपराधिक मामले हैं वो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे और वो न्यायालय का बोझ भी बिल्कुल वहाँ से हट जाएगा। तो और कोई मान लीजिए जघन्य अपराध है तो उसका कोई केस चल सकता है। और जघन्य का भी यह है कि जब खौफ अपराधियों में होगी तो जघन्य भी लगभग वो शून्य ही रहेगा और मैंने उसके भी होने की संभावना नहीं रहेगी। इसलिए कि अपराध तो तभी होते हैं जब उनके हौसले रहते हैं। तो हौसले तो बिल्कुल पस्त नहीं बल्कि समाप्त रहेंगे और वो खौफ में रहेंगे। कोई आपराधिक वृत्ति या प्रवृत्ति का होगा तब भी। ये रहा। अब बाकी जो इस तरह से विवाद है, कुछ खेत का है, संपत्ति का है या कुछ पारिवारिक है, इसको तो जो है मैंने सरकार के मीडिएशन से, मैंने मीडिएशन मतलब आपस में मेल जोल से समझा करके छोटी छोटी बातों के लिए 10-10 साल 20-20 साल वो मुकदमा लड़ना और वकीलों को फीस देना, इसको देना, ये कदापि बुद्धिमानी नहीं है। इस तरह की समझदारी अक्सर देखने को मिलती है गुजरात में। वो छोटी छोटी बातों के लिए वो झगड़ा करते भी नहीं है और कोर्ट कचहरी तो बहुत दूर की बात है। तो कुछ थोड़ी समझदारी उनको समझा करके कि छोटी छोटी बातों के लिए और उसमें रखा क्या है, और शायद वो समझ भी जाएंगे। उनको समझा बुझा करके वो झगड़े जो है वो ख़त्म किए जा सकते हैं। और वो इस तरह की जो मुकदमेबाजी का जो अंबार या बोझ है उसको भी ख़त्म किया जा सकता है। उसी के चक्कर में हमारे जो किसान भारतीय भाई बहनों का काफ़ी समय, काफ़ी पैसा, काफ़ी ऊर्जा उसमें व्यर्थ हो जाता है, तो वो भी बिल्कुल कम किया जा सकता है। इसके बाद भी इक्का दुक्का है तो न्यायालय और उच्च न्यायालय से मिल करके ये तय किया जा सकता है कि मुश्किल से 2 या 3 तारीख में उसका निपटारा हो जाए। वो सालों साल चलना ये कदापि न्याय नहीं हो सकता। और न्याय व्यवस्था खुद ही कहती है कि जस्टिस डिलेड इज द जस्टिस डिनाइड, यानी देर का मिला हुआ न्याय होता ही नहीं है और बार बार इसका उल्लंघन होता है। न्यायपालिका वो कभी भी इसके प्रति गंभीर नहीं होती है कि जस्टिस डिलेड इज द जस्टिस डिनाइड। पता नहीं यानी क्यों कहती है और व्यवहार में वो क्या करती है। उसके इससे मैंने व्यवहारिक पक्ष और जो उसका ये जो उसका जो ये उपदेशात्मक पक्ष है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर, बहुत बड़ा गैप है। तो न्यायपालिका को भी देखना पड़ेगा, खास करके निचले स्तर की न्यायपालिका को। यदि वो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड या देर का मिला हुआ न्याय होता ही नहीं है, इस सिद्धांत पर वो गंभीर है,
तो उसको भी और सरकार भी सहयोग करेगी, और बल्कि उच्च न्यायालय के जो एडमिनिस्ट्रेटिव जजेज वगैरह हैं उनसे बात करके व्यवस्था करेगी कि मुश्किल से 2 या 3 तारीख पर। इसके अलावा और भी वो राहत देने की योजना है। भारतीय वाम ताकत दल यदि अपने अवाम का आशीर्वाद मिलता है और व्यवस्था, शासन व्यवस्था उसके हाथ में आती है तो। और फिर उसकी जो एक तकलीफ होती है उसकी उपज को खरीदना। तो उपज से मतलब है कि गेहूं की खरीद, धान की खरीद और गन्ने की खरीद, इसका जो है खरीद और उसका मौके पर पेमेंट, या मौके पर न भी हो तो 1 हफ्ते के अंदर चेक के द्वारा पेमेंट। और वो डिजिटल नहीं, चेक उनको मिल जाए, जो जिस भी बैंक में लगाना चाहें लगा लें अपना, ठीक है ना। वो डिजिटल वाला अब क्योंकि उसमें पैसा नहीं आया, फलाने आए, ढिकाने, तमाम इस तरह की परेशानियां बहुत देखी जाती हैं। और बाकी उनका जो सब्जियों का उपज वगैरह, तो मंडियों में जो बिचौलियों का ये बहुत उनका वर्चस्व है, और ये काफ़ी शोषण करते हैं हमारे भारतीय भारतीय भाई बहनों का। तो बिचौलियों की भूमिका लगभग शून्य है। उसमें कुछ ऐसे एजेंट होंगे, हो सकते हैं कि भाई थोड़ा बहुत, जैसे मान लीजिए आलू है, आलू की जो बेचने वालों को मिलता है 5 रुपये, और जो आकर के जो ग्राहक को मिलता है 20 रुपये, ये 15 रुपये का गैप ठीक नहीं है। इस 15 रुपये में अधिकांश लाभ जो है वो हमारा जो पैदा करता है किसान भारतीय भाई बहन, उसको मिलने चाहिए। और थोड़ा बहुत जो है ग्राहक को, तो ग्राहक को भी वो सस्ता हो जाएगा, और जो पैदा कर रहा है हमारा किसान भारतीय भाई बहन उसको मिले। तो और थोड़ा बहुत मैंने 1-2 रुपये वो जो बीच में एजेंट है जो इसकी व्यवस्था करता है वो उसके लिए है, तो कोई गलत बात नहीं है। तो कुछ इसी प्रकार की जो बिचौलियों का जो इस तरह के तिकड़म है, वर्चस्व है, उसको समाप्त किए जाने की ज़रूरत है। और वो भारतीय आवाम ताकत दल इसके प्रति सोच रखा है और इस प्रकार की राहत है। और वैसे तो तमाम ऐसे पहलू या पक्ष हैं जिससे उनको सेवा करके, उसको सम्मान दे करके उनको राहत दी जा सकती है। ये तो एक नमूना बताया गया है कि भारतीयता के माहौल के अलावा यदि उसको मैंने अपने आदरणीय भारतीय अवाम का आशीर्वाद स्वरूप यदि सत्ता का उपकरण उसको मिलता है, तो किस तरह की सेवा, किस तरह की खिदमत, किस तरह का शासन प्रशासन वो यानी प्रदेश की जनता या देश की जनता को देगा, उसका एक खाका नमूना और उसकी एक इंट्रोडक्टरी आइडिया वो दी जा रही है। ये बौद्धिक वर्ग के विषय में हमारे स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि कुछ अपवादों को छोड़कर, कुछ अपवाद जरूर होंगे, इसकी जो भूमिका भारत के परिवेश के संबंध में जो कहा जा रहा है, और जो कि इस देश के लिए एक एसेट बन सकता है, वो अपने कुछ बातों के लिए एसेट के स्थान पर वो एक लायबिलिटी, यानी जो संपदा बनने की जगह वो एक इस देश पर, समाज पर बोझ बना हुआ है। कुछ उसके नमूने आपको बता रहे हैं। कुछ हमसे भी टकराते हैं, हमसे भी बात करते हैं। तो जब अपने इस भारतीय आवाम ताकत दल के वसूलों की बात की जाती है, तो होते होते वो ये कहते हैं कि साहब ये भारतीयता देश बाद में, हमको पहले वो हिंदुत्व को देखना है। ये कौन? उन पढ़े लिखे लोगों में से, उन बौद्धिक वर्ग में से, इस तरह का बिल्कुल, यानी जिसको कहते हैं कि सीना चौड़ा करके जरा भी उनको शर्म भी नहीं आती है कि वो क्या बोल रहे हैं, कि हमको जो है
देश बाद में देखना है, भारतीयता बाद में देखना है, हमको पहले हिंदुत्व देखना है। और मैं समझता हूँ कि दबी हुई जबान से भले ने कहें कुछ, इसी तरह की कट्टरवादी सोच जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में भी होगी, भले उन्हें कह पाए कि पहले हमको इस्लाम देखना है, पहले हमको कुरान देखना है और देश बाद में। लेकिन वो ऐसा, अच्छा, और उधर भी होंगे बौद्धिक वर्ग में, तो ये बौद्धिक वर्ग की हालत है। और यदि आप इसके वसूलों की बात करेंगे तो आपने सुना होगा कि किसी भी विषय के क्या एक ऑब्जेक्टिव पहलू होता है, यानी वो क्या कहने की उसके यानी उद्देश्यपरक दृष्टिकोण होता है कि भाई किस उद्देश्य को ये पूरा करता है। और एक होता है सब्जेक्टिव माने कि उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या क्या ये साधन हो सकते हैं, क्या क्या उसके पेरिफेरल माने इम्प्लीमेंट्स हैं, उसकी बात करता है। उसको बोलते हैं सब्जेक्टिविटी, अंग्रेजी में है सब्जेक्टिविटी और वह है ऑब्जेक्टिविटी। तो अब जो ये भारतीय जनता दल का एकता है, भारतीय एकता है, भारतीय भाईचारा है, इस पर जो है बौद्धिक वर्ग आप बात करें तो बहुत कम बोलता है। ये कभी नहीं इस बात को महत्व देता है। देखिए, कुछ बौद्धिक वर्ग अब सामने आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता दल यानी उनकी बात नहीं कर रहा है, और धीरे धीरे आ रहे हैं। लेकिन अभी बहुत बड़ा तबका जो है, जो इस दृष्टिकोण का शिकार है, उसका नमूना ये बताया जा रहा है। और इसीलिए तो भारतीय जनता दल ये भी कहता है कि वो अपने उस प्रवृत्ति से बाहर आए। तो जो ये भारतीय जनता दल का जो ये सिद्धांत है कि पूरे देश में बिखराव को समाप्त करने के लिए भारतीय एकता को लाना जरूरी है, और प्रत्येक देशवासी को ये समझाने में जरूरी है कि आपका कोई न जातीय वजूद है, न जातीय पहचान है, न कोई आपका सांप्रदायिक वजूद है, न कोई सांप्रदायिक पहचान है। उसी प्रकार जो भाषा के आधार पर जो वो पहचान बनाए हुए हैं, संकीर्णता में भाषाई संकीर्णता के आधार पर जो पहचान बनाए हुए हैं, उसका भी कोई वजूद न तो कोई वजूद है, न तो कोई पहचान है। या उनके आधार पर जो प्रांत बने हैं, जो उन प्रांतों में जो रहते हैं, उसके आधार उस संकीर्णता के आधार पर जो पहचान या वजूद बनाए हुए हैं, वो भी नहीं है। सिर्फ वजूद है भारत के संवैधानिक माहौल में कि हम भारतीय हैं, भारतीय नागरिक हैं। इसी को वो समझा रहा है वो। और जब सभी लोग भारतीय हैं तो इसी भारतीयता के आधार पर एकता, भाईचारा, आपसी सद्भाव, आपका इखलाक, मोहब्बत, सम्मान, सहयोग, सभी इसी के आधार पर होने की आवश्यकता है। और इसके बाद देशभक्ति भी, राष्ट्रभक्ति भी, और मुल्क परस्ती, आवाम परस्ती भी। तो इसी को समझे। तो इन विचारों को जिसको कुछ लोग काफ़ी कहते हैं कि भाई इसकी बहुत आवश्यकता है, इस देश को सबसे बड़ी आवश्यकता है और है भी, तो इसको जो इस तरह के जो बौद्धिक वर्ग हैं, इसको महत्व देने के लिए तैयार नहीं है। इसको महत्व नहीं देते हैं। वो सवाल क्या करते हैं, आपकी पार्टी में कितने लोग हैं, आपके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, आप जो ये भाषण करते हैं तो कोई टीम है कि जो लिखकर बनाती है, या आप एक्सटेम्पोर रूप में बोलते हैं। पूरा उसके सब्जेक्टिविटी में घुस जाएंगे। लेकिन किन उद्देश्यों की ये पूर्ति कर रहा है, उसके प्रति जरा भी गंभीर नहीं होते। ये कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं होते, अंग्रेजी में कहा जाए ऑब्जेक्टिव नहीं थे, ये हमेशा सब्जेक्टिविटी में घुस जाएंगे और उस ऑब्जेक्टिविटी की ऐसी तैसी कर देंगे। ये बौद्धिक वर्ग का बहुत बड़ी विशेषता कह लीजिए, या बहुत बड़ा ड्रॉबैक और एनामली है। हालांकि कुछ अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उसका मतलब बहुत बड़ी खामी है। तो
एक बौद्धिक वर्ग मिले वो, तो वो कह रहे थे कि हमारे लिए देश और भारतीयता बाद में है, पहले हम हिंदुत्व को देखेंगे। एक दूसरे टकराए, वो ये कह रहे हैं कि ये हिंदुत्व और इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, सिखिज़्म, इस पर आपकी पार्टी क्या कहती है, इस पर आपके सिद्धांत क्या कहते हैं। हमने उनको बताया कि भाई यह भारतीय जनता दल का विषय वस्तु नहीं है, सब्जेक्ट मैटर नहीं है। इसके लिए भारतीय जनता दल जो व्यवस्था दे रहा है कि भाई ये जो है, पहले तो उन जनाब को बताने में बहुत दिक्कत हुई, माने कि भाई ये धर्म नहीं है। पिछले कई एपिसोडों के माध्यम से बताया भी गया है कि हिंदू सनातन या इस्लाम या ईसाई या सिख या बौद्ध जन पारसी जो भी है, ये धर्म नहीं है। ये रिलीजन हो सकते हैं, मज़हब हो सकते हैं और सेक्ट हैं, और सबसे बढ़िया उनके लिए जो सूचक शब्द हो सकता है वो पंथ है, धर्म नहीं है। धर्म तो एक बहुत व्यापक और बहुत आवश्यक वो है, उससे भी व्यापक धर्म के माने होता है कर्तव्य, फर्ज या ड्यूटी, आचरण व्यवहार या इसका समुच्चय, ये धर्म कहलाता है। और उसकी अवधारणा पिछले एपिसोडों में भी कहा गया कि उसका अवधारणा का यदि ज़्यादा उसका पुष्टिकरण करना और उस अवधारणा को और मजबूत करना है तो रामानंद सागर की जो है वो रामायण में आप देखिए, उसमें धर्म की बात कही गई है कि राजा का क्या धर्म है, प्रजा का क्या धर्म है, पिता का क्या धर्म है, पुत्र का क्या धर्म है, पति का क्या धर्म है, पत्नी का क्या धर्म है, तमाम है, भाई का क्या धर्म है, तमाम है। धर्म माने कर्तव्य क्या है, ड्यूटी क्या है, फर्ज क्या है, उसका किसी भी पंथ से कुछ भी लेना देना नहीं, ये धर्म। और इसीलिए हमारे देश में एक ही धर्म चलने की आवश्यकता है जो कि सभी नागरिकों को अनिवार्य रूप से पालन करना है, वह राष्ट्र धर्म। राष्ट्र धर्म से मतलब है कि अपने राष्ट्र की सर्वोच्चता हमेशा दिमाग में होनी चाहिए कि हमारे लिए सब कुछ और सर्वोच्च ये भारतवर्ष राष्ट्र है, ये दिमाग में होनी चाहिए। और उसके साथ साथ हमारी जो आवाम है, हमारे जो आदरणीय भारतीय भाई बहन है 135 करोड़, इसके बराबर और जो इससे बढ़ के कुछ भी नहीं। हमारा भारत राष्ट्र और हमारी आवाम और बाकी चीज़ें बाद में। लेकिन इन दोनों के अलावा जो इसमें की राजनीतिक पार्टियां हैं वो फिर वही जातिवाद, संप्रदायवाद, हिंदुत्व और इस्लाम में पूरी मानसिकता को जो है वो उलझाए हुए हैं। तो इस उलझन को काटते हुए भारतीय जनता दल बराबर कहता है कि ये दो चीज़ें जो हैं हर एक भारतीय भाई बहन के दिमाग में जहन में आने की आवश्यकता है, और उसी के लिए ये भारतीय जनता दल कोशिश भी कर रहा है और ये मुहिम चला रहा है। अच्छा, इस संबंध में हाँ, तो वो एक बौद्धिक वर्ग से जनाब आए थे, तो वो वही पूछ रहे थे कि भाई ये हिंदुत्व है, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, सिखिज़्म के विषय में क्या कहना है। तो हमने कहा भाई सब्जेक्ट मैटर नहीं है, इसके लिए धर्म की भी बात अभी जो बताई गई वो समझ लीजिए। बड़े मुश्किल से वो पता नहीं समझे कि नहीं समझे, ये तो वही जानते होंगे। लेकिन हमारे देश की आदरणीय आवाम समझ रही है इसको, और काफ़ी धीरे धीरे आगे लोग आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो फिर जो है लाख समझाने के बाद भी, तो इसके बाद वो आगे बोले कि अच्छा, और ये बताया गया कि भाई ये जो पंथ हैं इनकी व्यवस्था ये दी गई है कि ये व्यक्तिगत आस्थाएं हैं, व्यक्तिगत रूप में इसका निर्वहन, इसका पालन करने की आवश्यकता है, वो भी घर के अंदर जो भी आपको पसंद हो।
जैसा कि बताया भी गया कि कई बार बताया गया कि आप घर के अंदर आप पूजा अर्चना भजन कीर्तन धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी आप जलाना चाहें, आपका इबादत है, सिजदा है, नमाज पढ़ना जो भी है पसंद आप करिए घर के अंदर। और लेकिन जो ही घर के बाहर आप आते हैं, यानी उस चौखट के बाहर आते हैं, उस चारदीवारी के बाहर आते हैं, तो सब कुछ वो चीज़ आपके घर में छूट जाएगी। आपका जो सामूहिक जीवन है, जो सामूहिक सामाजिक जीवन है, ये शुद्धता राष्ट्रीय और भारतीय होगा, इसमें उसकी इजाज़त नहीं होगी, वो आपका व्यक्तिगत वहीं छूट गया। इस व्यवस्था के महत्व को समझने की आवश्यकता, इसको भी वो समझने को तैयार नहीं थे। वो बौद्धिक वर्ग के जो सदस्य थे, और वो रिटायर्ड कौन थे, IAS थे। तो ये बताया जा रहा है कि भाई ये बीमारी जो है किस तरह के घन, और फिर वही कि ये आप जो भाषण देते हैं, कोई टीम बनी हुई आपको लिख कर देती है कि एक्सटेम्पोर माना होता है सोता, यानी बगैर किसी तैयारी को बोलना, उसको बोलते हैं अंग्रेजी में एक्सटेम्पोर। आप एक्सटेम्पोर में बोलते हैं, किसमें बोलते हैं, और इतना लंबा लंबा बोलते हैं, बस यही सब्जेक्टिविटी। तो सब्जेक्टिविटी की बहुत बड़ी शिकार है, ये शिकार हमारा बौद्धिक वर्ग का एक अधिकांश भाग ये भी है। कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, कभी भी वो उद्देश्य परक नहीं होता, ये जान लीजिए मिसाल। लेकिन फिर भी भारतीय वाम ताकत दल को हमारे स्वामी विवेकानंद के उन वाक्यों से बराबर प्रेरणा मिलती है, ताकत मिलती है, जो उन्होंने 1890 के दशक में बोला था। और ये सबको जानने की जरूरत है। उन्होंने बोला था कि द ओनली होप इज फ्रॉम द मासेस, द लाइट ऑफ दिस कंट्री इज मॉरली एंड फिजिकली डेड। इसका अर्थ ये है कि जो कुछ भी आपको उम्मीद है अच्छे काम के लिए सहयोग की, विचारों की सहयोग की, समर्थन की, तो मासेस माने जो हमारे आम भारतीय भाई बहन हैं, या गरीब या मजलूम भारतीय भाई बहन हैं, वो इस बात को समझ भी जाएंगे, वहाँ से समर्थन भी मिलेगा, वहाँ से आपको ताकत मिलेगी। लेकिन जो इलाइट वर्ग है, सम्भ्रांत वर्ग है, वह नैतिक रूप से वैसे भी मर चुका है, उससे उम्मीद मत करिए, वो तो बहुत स्वार्थी होता है। ये इशारा हमारे स्वामी विवेकानंद ने 1890 के दशक में दिया हुआ है। तो इस यथार्थ को हमेशा जो है दिमाग में रखने की आवश्यकता है। तो यदि ये यथार्थ अपने दिमाग में है, तो कोई आश्चर्य नहीं होता कि जो बौद्धिक वर्ग है, बहुत पढ़ता है, बहुत उसने ज्ञान अर्जित किया, रट्टा हमारा IAS बन गया उसने, लेकिन वो इसी ड्रॉबैक का वो शिकार होता है। और फिर ये करप्ट किस्म के करप्ट तिकड़मी और तमाम इस तरह से दुर्गुणों से जो है लिप्त जो है, जो पॉलिटिकल मास्टर्स होते हैं, उनके साथ काम करते करते तो जो है और भी यानी बुरी प्रवृत्तियों का शिकार हो जाता है, ये ब्यूरोक्रेसी वाले। और ऐसी जो है जुडिशरी में भी जो लोग हैं उनका भी, और जो कुछ बौद्धिक वर्ग है और भी, जैसे शिक्षाविद हैं, एजुकेशनिस्ट, एकेडमिशियंस, लेक्चरर, प्रोफेसर, उनमें भी ये बीमारी। तो खैर मैंने भारतीय वाम ताकत दल इस चीज़ को जानते हुए और बाद में इस तबके को भी आह्वान करेगा कि आप इन सारी प्रवृत्तियों को छोड़िए, लायबिलिटी के डोमेन से बाहर आकर के देश के लिए एसेट बनिए, और उन प्रवृत्तियों को छोड़ना पड़ेगा। देखिए, जहाँ भी इस तरह की समस्या है, भारतीय वाम ताकत दल उससे घबराता नहीं है, उसका समाधान उसके पास है। लेकिन वही भौतिक वर्ग को भी वो समझाएगा, और कि आप उन सारी प्रवृत्तियों को, ड्रॉबैक्स को और एनामली को, और आपको त्यागना होगा, जिससे कि आप इस देश पर लायबिलिटी के स्थान पर, लायबिलिटी में बोझ के स्थान पर एसेट बन सके, संपदा बन सके इस देश के लिए। तो और वास्तव में देश भरोसा करता है कि भाई ये बौद्धिक वर्ग जो है वो कुछ जो है वो कल्याण करेगा। लेकिन बहुत दुख की बात, कुछ अपवादों को छोड़ करके
ये बौद्धिक वर्ग का अधिकांश तबका जो है वो एसेट के स्थान पर लायबिलिटी ये बना हुआ है देश के ऊपर और अब अपने भारतीय समाज के ऊपर। इसीलिए सारी जिम्मेदारी जो है वो अपने आम भारतीय भाई बहनों के कंधों पर आ गई है। ये आप बिल्कुल डिटरमिन्ड हो करके ये जो काले अंग्रेज हैं जो कि ये आपके इसमें राजनीति के क्षेत्र में इस समाज को बांट करके अपनी स्वार्थ नीति जिसको उन्होंने राजनीति नाम दे रखा है चला रहे हैं और उसके जरिए जो है सत्ता में जा रहे हैं। और सत्ता में जाएंगे तो क्या करेंगे, सत्ता का क्या व्यवस्था देंगे, क्या माहौल बनाएंगे और क्या आपको मिल रहा है, ये सब कुछ मैंने ये बताने की जरूरत नहीं, सब मालूम है। तो इसलिए भारतीय वाम ताकत दल की ये भारतीयता की मुहिम, भारतीय माहौल की आवश्यकता कितनी महत्वपूर्ण है ये समझने की आवश्यकता है। ये YouTube प्रतिदिन एक जारी रहता है। अब जो ही ये कोरोना का ये थोड़ा सा गंभीरता थोड़ी कम होगी तो हम लोग आप लोगों के बीच में आएंगे, अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ आएंगे। चूँकि कोरोना का अवधि है तो अपने भारतीय भाई बहनों को भी और अपने जो भारतीय वाम ताकत दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को भी कोरोना के खतरे में नहीं डालना है। जब हम खुद ही विरोध करते हैं कि रैलियों का, बात सही है, लोगों की जानें भी जा रही हैं, तो जो ही ये ख़त्म होता है एक आध महीने में तो सीधे आप लोगों के बीच में उन सावधानियों के साथ जो कि सोशल डिस्टेंसिंग और इत्यादि का इसके साथ आएंगे और इस भारतीयता के संदेश और उसके प्रचार प्रसार और उसको अपनाने के लिए सिर्फ मुंह से देखिए ये होता है, मुंह से कहने से कोई फायदा नहीं है, मन में होना चाहिए और उसे आचरण व्यवहार करिए। तो हम लोग आएंगे आप लोगों के बीच में। देखिए कुछ लोग कुछ ऐसे भी सुनने आया कि अरे साहब आप जो है वो एकता की बात, भारतीय एकता की बात करते हैं। अरे भाई एक होता ही नहीं है और कौन से एकता की बात करते हैं। देखिए इस तरह के तर्कों से सावधान रहिए, इस तरह के तर्कों से सावधान रहने की जरूरत है। भाई में नहीं पड़ता होगा, कुछ बात होगी। कुछ लोग माने गांव में भी वो गुटबंदी चलती है और भी इस तरह की शिकायतें होंगी, समस्याएं होंगी। इसका भारतीय एकता से कुछ भी लेना देना नहीं है। इस तरह के तर्कों को जो कोई देता है तुरंत जो है वो खारिज करिए। भारतीय एकता का मतलब यह है कि जो जाति आधार पर जो भेद विभेद है और उसके माने जब भी फैसले लिए जाते हैं कि भाई कि यह योग्य व्यक्ति है किसी समस्या को सुलझाने के लिए या किसी जो है वो यानी उम्मीदवारी के लिए या किसी जो न, तो उसमें हमेशा ये जाति बातें आकर के वो एक बाधा बन जाती है। तो वो विचार नहीं आना चाहिए। और दूसरा कि भले भाई एक न हो या इस तरह की बात न हो, लेकिन कम से कम ये तो माने कि भाई जो दूसरे जिसको हालांकि जाति का नाम लेना मेरे लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूँ कि दूसरे जात को भी तो माने कि भाई कि अपना ही वो भाई है। तो और जाति के आधार पर कोई भेद विभेद तो न हो। जैसे उदाहरण के लिए जो हमारे जो पिछड़े भारतीय भाई बहन हैं, आज भी लोग जो है वो खाट पर नहीं वो बिठाते हैं और उनके साथ वो खान पान नहीं करते हैं। ये करे तो सही और कोई संकोच नहीं है। जब तक आप जो है उनको सम्मान नहीं देंगे और उनको सम्मान से बिठाएंगे नहीं और गले नहीं लगाएंगे और फिर सारी चीज़ें हैं, तो यही तो भारतीयता का मतलब यही है कि बिल्कुल भारतीय जो है माहौल कि वो भी भारतीय हैं, हम भी भारतीय हैं, पूरा देश
लेकिन ये प्रचार नहीं, यानी आचरण व्यवहार। देखिए, एक बार हमारा पाला पड़ा था, वो उदित राज है ना, जो कि ये बीजेपी में अब कभी था, अब आजकल वो इसमें है, कांग्रेस में या एनपीसी में है। उसके चंगू मंगू बैठे थे, उसके सिपह सालार बैठे थे। तो हमने जब इसे एक, चूँकि नई नई पार्टी और साथ उसमें पार्टी साथ बनी भी नहीं थी, तो विचारों की बात होने लगी। तो वो, अब देखिए, इस तरह के विचार को डिरेल करने के लिए किस तरह का तर्क देते हैं ऐसे लोग। कहे साहब ऐसा करिए कि बोले शादी ब्याह करवाइए एक शेड्यूल कास्ट का और एक ब्राह्मण से, तब आप बात करिए। इस तरह की का तर्क दे करके वो डिरेल कर दे। पहले आप जो शादी, वो जानता था कि ये हम ये शर्त रख देंगे तो ये चुप हो जाएंगे कि साहब ये तो संभव होगा नहीं। तो जो ये भारतीय एकता की बात कर रहे हैं, तो ये बोल नहीं पाएंगे। तो हमने कहा है भाई, पहले इस भारतीय एकता को स्थापित होने दीजिए। जो आपकी समस्या की, अब आपकी समस्या शादी ही है, वो भी जब मन बैठेगा वो भी हो जाएगी। और आज भी जिन बच्चों का मन बैठ जाता है, तो वो तो नहीं देखते हैं कि हम किस जात के नहीं हैं, कर रहे हैं ना। लेकिन उसी के आधार पर कि पहले हम वही करेंगे और इस तरह के विचारों को पटरी से उतार देना, डिरेल करना, तो इस तरह के ये नमूना दिया जा रहा है कि माने समाज में कुछ इस तरह के कुतर्कों के आधार पर आपके पास लोग आएंगे। तो इस तरह के यानी कुतर्कों का जवाब देने के लिए, उनको ध्वस्त करने के लिए कुछ इस तरह की तैयारी आपकी होनी चाहिए। अब जो ये भारतीय एकता की मुहिम चल रही है, हमारे आदरणीय भारतीय आवाम इसमें शरीक हो रही है, इसको आगे बढ़ा रहे हैं, इसको पसंद कर रहे हैं और इसके महत्व को समझ भी रहे हैं। तो ये जितनी भी विघटनकारी ताकतें हैं, सामाजिक विघटन, अब उनको तकलीफ हो रही है, वो इसका विरोध कर रहे हैं। अब सबसे ज़्यादा तकलीफ किसको हो रही है? भारतीय जनता पार्टी को। जो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद, भारतीय संस्कृति के राष्ट्रवाद, देशभक्ति, आज उसको तकलीफ हो रही है भारतीयता से, आज उसको तकलीफ हो रही है भारतीय एकता से। तो अब हमारी जो भारतीय आवाम उनसे पूछे कि आप जो है भारतीय आवाम ताकत दल का विरोध क्यों कर रहे हैं, भारतीयता का विरोध क्यों कर रहे हैं, और भारतीय सद्भाव का जो और भारतीय भाईचारा का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या आपका राष्ट्रवाद भारतीय यानी भारतीय भाईचारा को अलग करके है? क्या आपका राष्ट्रवाद भारतीय एकता को अलग करके है? ये सारे सवालात हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इन बीजेपी वाले नेताओं से जरूर पूछें कि आपको तकलीफ जो है वो किस बात की है। आपको तो और खुश होना चाहिए, आपको बल्कि इसको और मजबूत करना चाहिए, और आप विरोध कर रहे हैं। और सुनने में आया कि वो कोई जेपी नड्डा जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भारतीय जनता दल की इस मुहिम को काटने के लिए बस कह के हम जनता का वो पैर छुएंगे, उनका पैर छुएंगे, कहें कि भाई इनकी बातों में मत आइए। देखिए, पैर छूना, पैर करना, ये तो जो स्वार्थ भरा व्यवहार है, बिल्कुल स्वार्थ, घटिया किस्म का स्वार्थ। जब चुनाव जीतना होता है, चुनाव लेना होता है या वोट लेना होता है, तो ये पाँव पकड़ते हैं। ये तो है इनका। भारतीय जनता दल पाँव पकड़ने में जरा भी विश्वास नहीं करता है। ये तो जरा भी विश्वास नहीं, ये तो घटिया किस्म के स्वार्थ वाली बात है। वो ये कहता है कि भाई सारी स्थिति आपको समझाना जरूरी है, स्थिति स्पष्ट करना जरूरी है, और फैसला आपके हाथ में है। ये वो कहता है। लेकिन जब स्वार्थ पड़ेगा आपका पाँव पकड़ लेंगे, जब स्वार्थ नहीं होगा तो आपकी ये गर्दन भी पकड़ लेंगे। अब गर्दन पकड़ने से मतलब ये है
कि कुछ कुछ सुना गया है कि इस बीजेपी के एमएलए एमपी कर रहे हैं कि ये जनता हमको समर्थन नहीं देगी तो जनता को हम देख लेंगे। कैसे वो बोलता है वो गद्दार राहुल गांधी। जब अमेठी के आदरणीय भारतीय भाई बहनों ने उसको भगा दिया, जाकर के शरण लिया वायनाड में, तो अमेठी के भारतीय भाई बहनों की लगा वो आलोचना करने। तो ऐसे लोग होते हैं कि वक्त पड़ा, वक्त बने जब जो वोट लेने का स्वार्थ रहा तो आपका पैर भी पकड़ लेंगे। वो स्वार्थ निकल गया तो आपकी गर्दन भी पकड़ लेंगे। ऐसे लोग हैं। अब मोदी जी को देखिए, इन्होंने राष्ट्रवाद के नाम पर वोट लिया आपसे, और वोट लेने के बाद ये पूरी उनकी जो व्यवस्था है पूरी जो है सिर्फ देश के दुश्मनों का संरक्षण करना। उनसे कोई पूछे कि इन्हीं के अधीन में केजरीवाल जो है कितना अवाम विरोधी है, अवाम का दुश्मन है ये, खास करके हमारे गरीब और मजलूम मजदूर भारतीय भाई बहनों का देश ने देखा है। लेकिन सिर्फ इसी का वर्णन किया जाए तो इस मुल्क के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। यह मोदी जी के ठीक नाक के नीचे पाला जा रहा है, जबकि अवाम परिस्थिति यह कहती है कि एक सेकंड के लिए भी जो है इसको रहने की जरूरत नहीं है, तुरंत इसको बर्खास्त करके बाहर किया जाए, और जितना इसने लूटपाट किया है वो सब इसे रिकवर हो, वापस हो। ये अवाम परिस्थिति कहलाती है। लेकिन मोदी महोदय वोट लेंगे राष्ट्रवाद के नाम पर जनता से, और सारे यानी अवाम विरोधी, भारतीय समाज विरोधी, देश के दुश्मनों को पालेंगे। ये तो है। और फिर ये राहुल इतना बड़ा गद्दार। और भाई पालना तो अलग है, ये मैंने कहा एनपीसी के विषय में तो इनकी वो इस इतना घोर गद्दारी चल रही है देश के खिलाफ कि यह राहुल गांधी मैंने देश का दुश्मन गद्दार के रूप में बेनकाब हो ही ना, इस तरह की साजिश ये कर रहे हैं बीजेपी वाली मोदी जी। ये बिल्कुल जो है नाकाबिले बर्दाश्त किस्म का है। बताइए, हर वक्त जो दुश्मन चीन के साथ खड़ा हो, हर वक्त जो अपनी सेना को अपमानित करता हो, इससे बड़ा कौन गद्दार है इस देश का। लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं 52 वर्ष का अपरिपक्व बालक। तो बीजेपी से और सिर्फ मोदी जी से यह देश जो है सुरक्षित नहीं है, जो कि देश के दुश्मनों को पाले। तो अब ये एपिसोड लंबा नहीं होने पाया, तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।